नमस्कार। दूरदर्शन उत्तराखंड के आज के इस अंक में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम दर्शकों आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराने जा रहे हैं जिन्होंने जीवन के 6 दशक रंगमंच के साथ साथ एक अभिनय, एक उम्दा डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर, अभिनेता और फिल्म मेकर, इस सारी भूमिकाओं में आपने जिस तरीके से काम किया और आज 82 साल की उम्र में भी आप रंगमंच को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान देने के लिए जो कार्य कर रहे हैं, उसके बारे में हम आपके अनुभव दर्शकों के बीच साझा करना चाहेंगे। तो इस कार्यक्रम में डॉक्टर ममगाई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। ममगाई साहब, आपने रंगमंच भले ही लखनऊ से शुरू किया हो, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये संस्कारों में भी है, हमारे रहा है। तो कुछ इस अनुभव के साथ, इस कार्यक्रम का नाम ही अनुभव है, तो किस तरह का आपका पारिवारिक परिवेश रहा और आपकी शिक्षा के साथ साथ ये अभिरुचि कहाँ से और कब पैदा हुई आपकी? स्टूडेंट लाइफ से ही नाटकों के प्रति मेरी रुचि थी जी। और मेरा जीवन तो एक तरह से खिचड़ी रही जीवन रहा। 5-6 वर्ष की आयु तक मैं पहाड़ पे रहा, जी, गांव में रहा। बिल्कुल। तो गांव की चीज़ें समझने में आई, बालकाल की जो चीज़ें होती हैं वो मस्तिष्क में बैठ जाती हैं। जी, बिल्कुल। उसके बाद प्राइमरी एजुकेशन मेरी देहरादून में हुई जी, और उसके बाद फिर मैं लखनऊ चला गया। स्कूलिंग मेरी लखनऊ में हुई। जी, जी, तो अब वहाँ लखनऊ तो एक ऐसा शहर है, सांस्कृतिक समृद्धि का शहर है। बिल्कुल। बंगाली लोग वहाँ काफ़ी रहते हैं। बंगालियों की रुचि तो संगीत, नाटक, इन सब में बहुत सुंदर रहती है। तो वहाँ स्टूडेंट लाइफ से ही मुझे छोटे मोटे कैरेक्टर्स मिलने शुरू हुए थे। जी। लेकिन बड़े जो नाटक होते हैं, बड़े मंच के नाटक जो हम आजकल करते हैं, ये हाई स्कूल के बाद ही मुझे वहाँ पे एक के.बी. चंद्रा साहब थे, जी, जी, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर थे। जी, और उन दिनों संस्कृति विभाग अलग नहीं होता था, इंफॉर्मेशन और संस्कृति विभाग एक ही साथ होता थे, था। बिल्कुल। उनकी अपनी रुचि थी, जी, तो वो नाटक करवाया करते थे, सरकार की ओर से नाटक करवाया करते थे। और उसमें चूंकि जो एक क्या बोलते हैं उसको, पारिश्रमिक, वो भी वो देते थे और स्टूडेंट को कि पारिश्रमिक कुछ मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती थी। तो वो रुचि बढ़ने लगी और पहले तो दरी वरी बिछाने का काम होता था। जी, जी, और जब उसके बाद जब देखा उन्होंने कि ये प्रॉम्प्टिंग अच्छी करते हैं, इनकी आवाज़ है, इनका फलाना है, तो फिर कैरेक्टर्स देने लग गए हमको। वहाँ से शुरुआत हुई। हाँ ममगाई जी, ये बड़ी रोचक यात्रा भी है। और मैं जब आप अभी बता रहे थे तो मैं लग रहा था कि शायद बंगाल के लोगों ने ही, जब हमारी 1862 में ग्रीष्मकालीन राजधानी नैनीताल में आई, तो वहाँ पे बंगाली लोग ही पहली बार नाटक लेके आए। लेकिन वो दौर केवल मनोरंजन के लिए था उनके। बाद में वहाँ एक ड्रामेटिक क्लब भी बना। लेकिन उसके बाद 1890 में अगर हम गढ़वाल की बात करते हैं तो कीर्ति शाह के टाइम पे टिहरी में पहला ड्रामेटिक क्लब है जिसने अंग्रेजी नाटकों का मंचन किया। पहली बार प्रेस बना तो कुछ मुद्रण का काम हुआ, नाटक भी आने लगे। चूँकि आप उत्तराखंड के प्रमुख नाट्यकर्मी हैं, नाट्य शिल्पी के मैं कह सकता हूँ, तो कुछ इसके इतिहास पर हमारे दर्शकों से अपना अनुभव साझा कीजिएगा। उत्तराखंड के कुछ लोग जी, आज से करीब 100 साल पहले, जी, भवानी दत्त थपलियाल, जी, बिल्कुल। उन्होंने जय विजय, जय विजय 1912 में पहला नाटक उन्होंने रचना की। जी, जी, और ये थपलियाल लोगों का बड़ा योगदान रहा। उसके बाद हमारे ललित मोहन थपलियाल हुए, उन्होंने जो हमारे जिनेवा यूएनओ में भी रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। खाडू लापता और बहुत सारे। उसके बाद उर्मिल थपलियाल, ये इन लोगों ने बड़ा काम किया। अब कीर्तन साची के ज़माने में ज़रूर वहाँ पे रहा होगा, लेकिन टेहरी बहुत समृद्ध नहीं रहा। इसके लिए श्रीनगर और पौड़ी, वो भी विशेष रूप से रामलीलाएं होती थी। नाटक तो पौड़ी में कभी कभी हुए, लेकिन श्रीनगर में नाटक भी नहीं हुए वहाँ पे जो है। और जगहों की तो बात ही नहीं कर सकते हम। विद्यालयों में हो तो हो रहा हो, लेकिन अगर सच पूछिए तो जो हमारे पहाड़ों पे अनुष्ठान होते हैं, जी, चाहे वो पांडव लीला हो, चाहे वो कृष्ण लीला हो, जी, चाहे वो किसी दूसरे देवता का अनुष्ठान हो, उसमें अब एक नाटककार की हैसियत से जब मैं देखता हूँ तो उसमें भी मुझे नाटक, समृद्ध नाटक दिखाई देता है। अब देखिए, पांडव लीला में जितने किरदार होते हैं, भीम की ताल अलग है, अर्जुन की ताल अलग है, कृष्ण का आते हैं उनका आना अलग है, द्रौपदी का अलग है। तो वो सब, ये भी एक नाटक का ही अंश है। और चूँकि
उसको कह सकते हैं कि रामलीला ही हमारा एक प्रमुख लोक मंच है, लोकनाट्य, हमारा लोकनाट्य, लोकनाट्य बिल्कुल लोकनाट्य, लोकनाट्य रामलीला। और देखिए पुराने लोगों ने कितनी मेहनत की होगी कि आप रामलीला में सिंपल नहीं कह सकते उसको, इतने राग हैं डाले हुए उनकी गायकी में। रामलीला के चौपाई और दोहे ही नहीं हैं, रागनियाँ हैं, भोपाली में है, मालकंस में है, आपके भीम पलासी में है, बड़ी सुंदर रचनाएं हैं भाई जी बिल्कुल। और उनको स्वयं मालूम नहीं है, जो किरदार कर रहे हैं, जो उसको गा रहे हैं, उनको मालूम नहीं कि मैं कौन से राग में इसको गा रहा हूँ। ये तो ये बड़ी बात, वो जो चली आ रही है ना प्रथा, एक समृद्धता जो चली आ रही है परंपरा के साथ, हाँ, वो मेरे ख्याल से 100 वर्ष से ज़्यादा पूरी कर चुके हैं आगे लोग रामलीलाओं को, वो आज भी है, वो लोक नाट्य बन गया है। लेकिन जो आधुनिक नाटकों का मंचन शुरू हुआ ये समझिए कि 80 के दशक के बाद, सबसे पहले मैंने शुरू किया तो 70 के दशक में, सन 74 में पहला नाटक श्रीनगर में सरस कला संगम के, और उसके पहले ये देखना पड़ता है मान्यवर, नाटक करने से पहले कि मैं कहाँ नाटक कर रहा हूँ, यहाँ के सामाजिक परिवेश क्या है, यानी किन कथानकों को लोग समझ पाएंगे। बिल्कुल। अब मैं आधे अधूरे नाटक करने लग जाऊँ श्रीनगर में और शुरू में, तो कोई नाटक देखने नहीं आएगा, एक देखने के बाद चला जाएगा। बिल्कुल। अब वहाँ हमने ये मनोवृत्ति की, भाई धार्मिक लोग हैं, कृष्ण के विषय में बहुत चर्चाएं होती हैं, राम के विषय में होती हैं, तो हमने कृष्ण अवतार नाम का पंडित राधेश्याम कथा वो नाटक उठाया और लोगों को अच्छा लगा, रोचक, तो नाटकों के प्रति रुचि बढ़ी। मतलब एक दर्शकों का मिजाज भी देखना पड़ता है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि दर्शकों का मिजाज किस क्षेत्र में आप कर रहे हैं। अब देखिए ना, एक बार की घटना है कि कोई देहरादून में एक दल नाटक ले आया, और वो कहाँ से लाया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था, तो उनको कई जगह नाटक करने थे, तो एकदम से आनंद फानंद में हुआ कि दर्शकों को सूचित किया जाए, तो मैंने भी सूचित किया। नाटक हुआ साहब सखाराम बाइंडर। अब उसमें मराठी नाटक है, मराठी नाटकों में थोड़ी बहुत, जैसे अंग्रेजी फिल्मों में थोड़ी बहुत डाल देते हैं, रूपांतरण किया, हाँ हिंदी का रूपांतरण। अब वो वहाँ पे 2-4 जो फैमिलीज बैठी हुई थी, उस नाटक के पहले ही दृश्य को देखने के बाद चल दी, क्योंकि अच्छा नहीं लगा, मिजाज उनके मिजाज से वो मैच नहीं किया। वो जो ऑडियंस थी वो उसके लायक नहीं थी, ऑडियंस। और उसको अगर आप प्रबुद्ध लोगों के सामने करते, सिर्फ ऐसे लोगों को जिनको नाटकों की रुचि थी, नए नए एक्सपेरिमेंट जो देखना चाह रहे थे, उनके लिए तो बहुत सुंदर था। लेकिन अब आप एक साधारण परिवार के लोग बैठे हुए हैं, बेटी है, माँ है और भाई है, पिता है, उनके सामने आप इस तरह से, उनको अच्छा नहीं लगा, रुचिपूर्ण नहीं लगा। तो मिजाज देखना बहुत ज़रूरी है, स्थान, वहाँ के लोगों का मिजाज, वहाँ के लोगों की रुचि, और फिर उसके बाद जब आपके नाटकों को देखते देखते वो इस स्टेज पे पहुँच जाएं कि अच्छे प्रोग्राम करते हैं, तब आप उन पे प्रयोगात्मक नाटक भी दिखा लीजिए, वो भी चल जाएंगे। तो ममगाई जी ये शुरुआत का बताया, लेकिन हम जब विश्वविद्यालय के जीवन में भी देखते थे 80 के बाद, 85 के बाद, तो एक शैल नट के माध्यम से भी आपने बहुत सारे नाटक श्रीनगर में किए। उस दौर के कुछ नाटक या लोगों से कुछ स्मृतियाँ जो हमारे आज के नए नवोदित जो नाटक का ये रचनाकार हैं, कलाकार हैं, उनको किस तरीके से आप इसको ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, उन यादों को इन लोगों तक? शैल नट के माध्यम से पहला नाटक कार्यशाला लगी थी जी, और उस कार्यशाला के जो संचालक थे वो श्रीश डोभाल, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के फेलो थे जी। उन्होंने कार्यशाला को प्रारंभ किया था जी। तो एक और द्रोणाचार्य नाटक था, बिल्कुल जी, शंकर शेष का लिखा हुआ, शंकर शेष, हाँ, उसमें मैं द्रोणाचार्य की भूमिका में था जी। डॉक्टर प्रकाश नोटियाल और अरुण त्यागी ये उसमें एक अरविंद कैरेक्टर हैं जो आज के द्रोणाचार्य जिनको कहा गया है, टीचर थे जी। ये दोनों उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे जी। राखी कुकरेती थी जी। और इस तरह से बहुत से नाम तो याद नहीं आ पा रहे हैं, मैंने भी देखा था ये नाटक, हाँ, और बड़ी भीड़ उमड़ी थी, बहुत भीड़ होती थी, कई शो हुए, फिर कई शो इसके हुए, इसकी डिमांड होती थी, फिर दूसरे वर्ष हुआ, फिर तीसरे वर्ष हुआ, इस तरह से चलता रहा है। उसके बाद फिर हमने दूसरा प्ले इसमें खजुराहो का शिल्पी उठाया, और खजुराहो के शिल्प के विषय में था, बहुत सुंदर, कंपटीशन में गया
और कंपटीशन में दूरदर्शन की जो टीम थी उन्होंने इसको रिकॉर्ड किया, और जब दिल्ली में स्टाफ ने देखा होगा, उनका ऑफिसर्स ने, दिल्ली दूरदर्शन से भी, फिर दिल्ली दूरदर्शन ने डिमांड की कि एक नाटक हमारे यहाँ आए, और वो नाटक हम वहाँ ले गए 3 एपिसोड में। वो दिल्ली दूरदर्शन ने बड़े भव्य तरीके से, उस समय दूरदर्शन ही था देखने लिए, एकमात्र माध्यम, कुछ था नहीं दूसरा, तो हर एक लोगों, और वो प्राइम टाइम पे जैसे न्यूज़ होती है ना, उसके बाद तुरंत बाद जो है वो नाटक देखना है। तो लोगों ने बड़ी प्रशंसा की, खुद वहाँ के स्टाफ ने बहुत प्रशंसा की, दूरदर्शन के जो व्यूअर्स थे, हमें बड़े पत्र आए, तो दूरदर्शन को तो पता नहीं कितने और आए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जी जी जी। इसके बाद फिर नाटकों का दौर चढ़ा। आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ के दिन मोहन राकेश जी का, मोहन राकेश जी का आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, मोहन राकेश जी का आधे अधूरे, कालजयी, विनय का, और बहुत से नाटक, फिर मतलब अंधाधुंध नाटक। क्या उसी की श्रृंखला में जब गढ़वाली नाटकों की श्रृंखला डीआर पे, ये 5 भय कठैत, ये हाँ 5 भय कठैत, और ये खाडू लापता, मोहन थपलियाल, वीर माधो सिंह भंडारी, जी जी जी, ये सब नाटक भी हमारे नैथानी जी, क्या हमने शिव प्रसाद नैथानी जी, उन्होंने एक माधो सिंह भंडारी एक नाटक लिखा, जी जी, और मुझे कहा कि इसको आप स्टेज करिए। तो अब माधो सिंह भंडारी के विषय में एक किंवदंती है, या लोग वो है कि उन्होंने अपने पुत्र की बलि दी, तो नैथानी जी ने कहीं इसका जिक्र नहीं किया, और हमने उनसे कहा कि ऐसा, क्योंकि हमारी मौखिक परंपराओं का हिस्सा रहा है वो ज़्यादा। उन्होंने कहा इतिहास कहीं मुझे ये अनुमति नहीं देता है, उनके पुत्र तो फलाने थे और वो फलाने हुए, ये है। तो हमने वैसे ही किया, भले मलेथा वालों ने ऑब्जेक्शन उठाया कि साहब आपने तो वो दिखाया ही नहीं। अच्छा। उन्हें क्या पता कि लेखक जो लिखेगा, डायरेक्टर उसको दिखाएगा, तो इस तरह बड़े सुंदर खाडू लापता, बहुत कई शो हुए उसके, हंसते हंसते लोग लोटपोट होते थे। आज के परिवेश में अगर हम खाडू लापता देहरादून में करेंगे तो लोगों को परंपराएं नहीं मालूम होगी, खाडू क्यों पाला जाता था, और किस लिए उसका पालन पोषण होता था, किस देवता को चढ़ाया जाता था, ये तो उस समय। मोहन थपलियाल के इस नाटक का तो मंचन जिनेवा में भी हुआ। हाँ, जब वो वहाँ एक और द्रोणाचार्य जिनेवा में किया उन्होंने। गजब की बात तो ये यार, कितने 25 किरदार हैं उसमें। मुझे मौका मिला था उनसे बातचीत, इंटरव्यू लेने का, तो मुझे पता चला कि ये नाटक सब वहाँ पे मंचित हो चुके हैं। उनकी 4 बेटियां हैं, और चारों सब शास्त्रीय, हाँ बिल्कुल उसमें, और एक लड़की तो उनकी भरतनाट्यम की बिल्कुल, वो है, विद्वान है, नृत्यांगना है, और कुछ दिनों से वो देहरादून में निवास कर रही है। अच्छा, ये मुझे अंजना राजन, अंजना नहीं, मैंने उनका इंटरव्यू किया है एक बार। अच्छा, अंजना का, पर वो तब दिल्ली साहिबाबाद में थे। साहिबाबाद। ममगाई जी, ये चूंकि आपने 10 से अधिक तो नाटक लिखे भी हैं हिंदी के, मैं फिर इसी संदर्भ में कहना चाहता हूं कि ऐतिहासिक नाटकों पे काम करना कितना चुनौतीपूर्ण रहा है आपके लिए? बहुत कठिन है, और मैं देख रहा हूं कि कोई भी नाट्य संस्था ऐतिहासिक नाटकों को उठाने की जहमत नहीं करती है, क्योंकि बहुत समय, फिर देखिए उस कालखंड को स्थापित करने के लिए आपके साथ संवादों के अतिरिक्त कॉस्ट्यूम चाहिए, म्यूजिक चाहिए, बिल्कुल, और उसका जो डिलीवरी ऑफ स्पीच है, उसका जो स्टाइल है, उस युग में जाना है आपको जी। तो अब वो बहुत कठिन पड़ जाता है, और जैसी दिक्कत उसमें आती है वैसी दिक्कत गढ़वालियों में भी आती है। अब गढ़वाली में मैं एक परिवार बना रहा हूँ, सपोज थोड़ी देर के लिए जी। अब उसमें एक किरदार तो बोल रहा है कोटद्वार की भाषा, और उसी परिवार का दूसरा किरदार बोल रहा है चमोली की भाषा। अब उसको कितनी कोशिश करेंगे, क्योंकि मैंने एक डॉक्यू ड्रामा बनाया था आपको, नागरजा से, तो ये दिक्कत मुझे उसमें आई, तो मैंने 1 महीने की वर्कशॉप लगाई, और उस वर्कशॉप में सब किरदार बुलाए, और उन किरदारों से कहा कि एक जैसे बोलोगे सब, ऐसे नहीं कि कोई ये बोले कोई बोले तो वो खिचड़ी बन जाएगा। तो एक में अब कौन करेगा इतना बड़ा लंबा काम, बड़ा कठिन हो जाता है। बिल्कुल, लेकिन इसके बावजूद आपने जो एक वो तिलोगा, हाँ अमरदेव की तिलोगा, उस गाथा को तो आपने बहुत, हाँ हमारे लोक गायक हमारे नरेंद्र सिंह नेगी जी करीब 18-19 साल पहले इनकी मेरी एक सभा में बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि यार इस पे बहुत बड़ा काम है, ये किसी ने किया नहीं है, बड़ी सुंदर गाथा है जी। तो मैंने इनसे पूछा क्या है, तो उन्होंने छोटी सी मुझे वो दी। फिर मैंने ढूंढ की, और ढूंढ करके पूरा इनके वृतांत निकाला, भाई तैड़ी की तिलोगा और भरपूर का अमरदेव सजवान, इनकी प्रेम गाथा। फिर प्रेम गाथा के ऊपर जब मैंने शोध किया तो देखिए हम पहाड़ के लोग हैं,
पहाड़ का एक अलग कल्चर है। हम लोग अय्यास नहीं हैं, सात्विक प्रवृत्ति के लोग हैं। तो अगर इनमें प्रेम हुआ तो कैसा प्रेम रहा होगा। तो मैं राधा कृष्ण के ऊपर मेरा ध्यान गया और उसी तरह के संवादों को संजोया। अब ये मिल रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या क्या है कि रात्रि में वो नदी क्रॉस करके, गंगा क्रॉस करके आ रहा है मिलने के लिए तिलोगा से, और उससे मिलता। अब वार्तालाप क्या करेंगे, विषय क्या होगा वार्तालाप का? जी। वो तो ये तो होगा नहीं कि तू बहुत सुंदर मैं बहुत सुंदर, कुछ ना कुछ तो उसमें होगा। उन चीज़ों को ढूंढ करके उस चीज़ को इस्टेब्लिश करना, वही कथानक स्क्रिप्ट का मतलब बहुत महत्वपूर्ण एक रोल। वासना रहित प्रेम ही ईश्वर के दर्शन है। ये महाराज करपात्री जी महाराज का एक लिखा हुआ लेख मैंने देखा और वही उस संवाद में डाला वहाँ पर। वही संवाद में डाले। तो इतिहास में भी हम गए, पौराणिक नाटक मैंने बहुत किए। पंडित राधेश्याम कथावाचक के तो करीब 5-6 नाटक, वीर अभिमन्यु, श्री कृष्ण अवतार, उषा अनिरुद्ध, और पहाड़ को मैंने समावेश किया उसमें। जी। अब उषा अनिरुद्ध नाटक आप देखेंगे तो उषा अनिरुद्ध नाटक में उषा जो है वो ऊखी मठ की निवासी है। वो जी। अब पहाड़ इन्वॉल्व हो गया उसमें, पहाड़ इन्वॉल्व हो गया जी। और अनिरुद्ध जो वो गुजरात के हैं, वो गुजरात कृष्ण द्वारिका के हैं। अब उनका प्रेम संबंध है। अब उसमें गढ़वाल के कल्चर को हमने एस्टेब्लिश किया फिर, क्योंकि पार्वती उनको विदा कर रही हैं उषा को। उनकी शिष्या थी वो, उन्होंने उनको किया था वाणासुर संग्राम वो उसमें। तो उसमें हमारे जो ये भोटिया सांस्कृतिक क्लब है, इनकी 10-15 महिलाएं पूरे कॉस्ट्यूम के साथ, आज मुझे उनको काला लवा वगैरह पहनते हैं अपने पूरे गहनों के साथ। अब वो सब आके तो बड़ा अच्छा सा लगा। और वहाँ पे मुझे बाद में पता लगा कि वो जो अनिरुद्ध को वो लोग दामाद मानते हैं अपना। हाँ, आज भी मानते हैं, आज भी दामाद मानते हैं। तो पहाड़ पे जुड़ा। अभी हमने एक नाटक किया कृष्ण और रुक्मणी का, रुक्मणी मंगल नाम से। अब रुक्मणी मंगल में देखिए, रुक्मणी मंगल में रुक्मणी जब उनसे प्रश्न करती है कि मुझे पुत्र चाहिए, लेकिन ऐसा पुत्र चाहिए जो आपकी तरह हो। तो कृष्ण कहते हैं कि ये तो भगवान शिव की कृपा से ही मिल सकता है। तो मैं तपस्या करूँगा, जाऊँगा, तुम्हारी इच्छा को पूरी करने का पूरा प्रयत्न करूँगा। तो उसकी तपस्या से पहले, कैलाश जाने से पहले मुझे बद्रिक आश्रम जाना होगा। वहाँ शरीर त्यागने से पहले ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, उनसे मिलूँगा फिर जाऊँगा। तो बद्रीनाथ की महिमा का वर्णन किया उन्होंने। तो बद्रीनाथ की महिमा का वर्णन नाटक में हो गया। वहाँ उनको तपस्या में लीन घंटाकरण मिलते हैं, जिनको गढ़वाल में घंडियाल देवता बोलते हैं। घंडियाल देवता लोक देवता है। अब घंटाकरण तपस्या कर रहे हैं पिशाच योनि से मुक्ति के लिए, क्योंकि शिव ने उनसे कहा था कि कृष्ण ही तुमको इस पिशाच योनि से मुक्ति देंगे और तुम अभी से जो है तपस्या करना शुरू करो, जब द्वापर आएगा तब कृष्ण आएंगे। अब जब वो तपस्या में लीन है और वहाँ उसको कृष्ण के दर्शन होते हैं, वो कहता है प्रभु, तो बड़ा खुश होकर के कि क्या ये हो गया, मतलब कि द्वापर आ गया है और कृष्ण आ गए हैं, तुम्हारी तपस्या से मैं इतना प्रसन्न हूँ कि बोलो क्या चाहते हो। तो अब बद्रीनाथ, घंटाकरण, ये सब यहाँ का जो एक वो है समावेश, लोक जीवन से वो नाटक जुड़ गया। लोगों को बड़ा अच्छा लगा कि साहब चलो ये है। और कपोल कल्पना कुछ नहीं, पुराणों से संदर्भ ग्रंथ मेरे हर नाटक के पहले दिए हुए होते हैं कि कहाँ से कौन सी चीज़ हमने ली है। पहली बार जो एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी सेम मुखिम पे, और सेम मुखिम में आपने जो प्रसंग दिए, जिस तरीके से लोक संस्कृति के इतिहास की कड़ियों को जोड़ा, और स्वयं भी आपने उसमें अभिनय किया है, ये कितना चुनौतीपूर्ण काम था। और इसके बारे में सबसे ज़्यादा लोगों के बीच चर्चा हुआ कि आपने पहली बार हमारे इस धाम को एक 5वें धाम के रूप में, और श्री कृष्ण की पूजा गढ़वाल में नागरजा के रूप में होती है, यह स्थापित करने का जो प्रयास किया, जिसे हमारे इतिहासकार भी नहीं कर पाए थे। ये इसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को में लोगों ने ये कोशिश नहीं की, हमारे इतिहासकारों ने लिखने में, कि कृष्ण के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम हैं। अलग अलग महाराष्ट्र में जाएंगे आप तो विट्ठल जी बोलते हैं, उड़ीसा में जाएंगे आप तो जगन्नाथ जी बोलते हैं, ये मथुरा में जाएंगे आप तो वहाँ ठाकुर जी बोलते हैं, ठाकुर जी है ना, और बंगाल में जाएंगे महाप्रभु बोलते हैं। तो कृष्ण अब आप वहाँ गुजरात में जाएंगे तो रणछोड़ जी बोलते हैं, रणछोड़। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि नागरजा क्यों बोलते हैं। वो भी हमको तब हुआ कि जब मैंने जगह जगह वार्ताएं सुनी, जो हमारे वार्ता करने वाले घड़ियाली लोग होते हैं, डोर थाली में जागरी जो होते हैं। अब जब ये
नागरजा को अवतरित कर रहे हैं और गाथा कृष्ण की गा रहे हैं। गाथा कृष्ण की गा रहे हैं कि कृष्ण ने ये किया, कृष्ण ने वो किया, और तब वो जो उनका पशवा है उस पर अवतरित हो रहा है। ओहो, हमें लगा कि ये लोग कुछ गलत, लोगों को गलत फहमी भी है। तो हमने ये हुआ कि मैं इसको एक डॉक्यूमेंट्री बना करके इसको लोगों को दिखाऊंगा कि ये है। डॉक्यूमेंट्री के बाद मित्रों ने कहा कि नहीं यार, डॉक्यूमेंट्री तो लोग स्विच ऑफ कर देते हैं, फिल्म बनाओ। हमने कहा फिल्म बनाएंगे, चलो फिल्म बनाते, इंग्लिश में बनाएंगे, अगर इंग्लिश में कौन समझेगा। फिर ये हुआ कि साहब इसको हिंदी में बनाओ, फिर ये हुआ हिंदी में भी मत बनाओ, इसको गढ़वाली में बनाओ, ताकि जहाँ लोग नहीं जानते हैं वो गढ़वाली लोग पहले जाने, ताकि जहाँ कहीं बलि होती है या इस तरह के नागरजा को लोग दूसरे रूप में देखते हैं, वो नहीं होना चाहिए। दोष लगता है, दोष नहीं लगता है। हाँ। देवता तो हमेशा, कृष्ण तो प्रसन्न होते हैं, कभी किसी को दंड नहीं देते हैं। तो इस तरह से इन भ्रामक चीज़ों को आप दूर करेंगे तो कुछ करिए। वो मेरे दिमाग में वो बात थी। और चूँकि मैं पावर कॉरपोरेशन में था और मेरे पास पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट में था, गाड़ी मिली हुई थी, ड्राइवर मिला हुआ था, घूमना मेरा काम था, पब्लिक के ग्रीवांसेस को समझना, उसका लाभ मैंने ये उठाया कि जगह जगह ये वार्ताएं सुनी और उसके ऊपर एक स्क्रिप्ट बनाई। स्क्रिप्ट बनाने के बाद फिर फिल्म को मैंने बताया कि गढ़वाली में बोलना था, तो गढ़वाली में बड़ी प्रॉब्लम आई। वो प्रॉब्लम ये आई कि अलग अलग अच्छे आर्टिस्ट अगर कोई उत्तरकाशी का, तो मैं उसको जरूर लूंगा। उसमें प्रकाश नौटियाल ने भी कोई अभिनय किया था। हाँ, डॉक्टर कालिया नाग का। अब देखिए ना, यहाँ नागवंशी राजाओं का ही तो वर्चस्व था। वर्चस्व, बिल्कुल। आप लोग इतिहासकार हैं, आप तो जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हैं। अब डॉक्टर प्रकाश नौटियाल थे उसमें, और एनपी सिंह भी उसमें थे। हाँ, बहुत लोग। आप, मैं गंगू रमोला का करेक्टर कर रहा था। गंगू रमोला का करेक्टर कर रहा था। और ये मिस्टर चंद्रकांता मलासी थी, बहुत सुंदर एक्ट्रेस हैं थिएटर की, आलोक मलासी की वाइफ हैं। आलोक मलासी म्यूजिक कंपोजर हैं, सिंगर हैं। बिल्कुल। तो बहुत अच्छे एक्टर। संगीता जी हैं, संगीता ढोंडियाल ने उसमें एक बड़ा अच्छा नाग कन्या का वो। उसमें मुझे जो सबसे बड़ी बात लगी, जो मैं जो पहले भी कहा कि हमारे इतिहास या संस्कृति कर्मी भी उस चीज़ को नहीं बता पाए कि सवाल ये कि कृष्ण नाग बन के क्यों आए। तो उसमें आपने बहुत अच्छी तरीके से जो व्याख्या की कि भगवान शिव ने अपनी माता से ही कहा था, कृष्ण ने, कि मैं अगर शिव भूमि में केदार बद्रीनाथ जाऊंगा, उस भूमि में जाऊंगा, तो वो तो कण कण में शिव की भूमि है और मेरे पांव पड़ेंगे क्या शिव के ऊपर। सही। तो उन्होंने नाग का रूप धारण करके, तो ये आपने जो प्रसंग जोड़े वो अपने आप में, आप इनको कितना, ममगाई जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि हमारे ये जो ऐतिहासिक नाटक हैं, हमारी लोक संस्कृति के साथ इतिहास के निर्माण में इतनी भूमिका किस रूप में सार्थक देखते हैं? बहुत कमी है, बहुत कमी है कि शोध की ज़रूरत है। और जब तक शोध के लिए आगे हमारे नए पीढ़ी को नहीं लाया जाएगा, इनको संसाधन नहीं दिए जाएंगे, तब तक काम नहीं हो पाएगा। अपने इतने रिच लोग भी नहीं हैं कि सब अपने आप करें। जिनके अंदर बुद्धि है, जो कर सकते हैं, उनके पास धन का अभाव है, और जिनके पास धन है उनको इन सब कामों में रुचि नहीं है। तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा। हमारे विश्वविद्यालय इतने यहाँ पे हैं, प्राइवेट भी हो गए बहुत सुंदर। ये लोग इन कामों पे शोध करवाएं, इतिहास पे शोध कराएं, कल्चर पे शोध कर। आपको बताऊं, मैं कल्चर पे शोध करने के लिए जब यहाँ पे कोई मिला नहीं पुराने समय में, तो डॉक्टर कुसुम नौटियाल, हाँ, वो दिल्ली गई। वहाँ किया उन्होंने। अब तो चले डॉक्टर डी आर पुरोहित हैं, ये हैं, वो कई लोग हैं यहाँ पे ऐसे। तो ये कमी है, आज भी कमी है। और संसाधन जुटाए जाएं तो मैन पावर की कमी नहीं है, बुद्धि की कमी नहीं है। ऐसा लगता है कि जब हम एक समय उत्तर प्रदेश में थे, तो उत्तर प्रदेश में चाहे वो भाषा संस्थान हो, चाहे हमारा संगीत नाटक एकेडमी हो, उन्होंने बहुत सारे हमारे लोक कलाकारों को भी जोड़ा। तो आपको लगता है कि जो हमारी इस नाट्य विधा को जीवित रख सके, इसके बारे में कुछ उत्तर प्रदेश के अनुभव किस तरह का? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। जब हम उत्तर प्रदेश में थे जी, तो वहाँ की संगीत नाटक अकादमी जो है, उसका पूरा वर्चस्व होता था नाटक, संगीत, नृत्य, इन सब विषयों पर। और वो जो वर्किंग कंडीशन में जो संस्थाएं हैं, जो अपने कार्यक्रमों को कर रही हैं लगातार, उनको अनुदान मिलते थे। हमको अनुदान मिला, शैलनट को अनुदान मिला। अच्छा, हमें तो बड़ा। हाँ, ये विधाएं धीरे धीरे मर जाएंगी अगर लोगों ने ध्यान नहीं दिया। अब सिर्फ जो है थोड़ी सी नथ और वो पहना दो, ढोल बजवा दो और एक इनॉग्रेशन करवा दो, उससे संस्कृति नहीं बचेगी। संस्कृति फिल्मों में से भी नहीं बचेगी। फिल्म वाले कहते हैं हम संस्कृति के लिए काम कर रहे हैं, फिल्मों को अनुदान मिल रहा है, सब्सिडी मिलती है। फिदा हुसैन मुरादाबाद के एक नरसी, फिदा हुसैन नरसी बोलते थे उनको,
बहुत पुराने थिएटर के एक्टर थे, बॉम्बे में भी उन्होंने बहुत फिल्मों में भी काम किया। नरसी इसलिए पड़ा उनका नाम कि फिदा हुसैन जी ने नरसी भगत का कैरेक्टर किया। नरसी भगत हैं गुजरात के। अब वो इतना वो छाए, इतने शो हुए कि उनका नाम ही फिदा हुसैन नरसी पड़ गया। उनको उनके जीवन के अंतिम पड़ाव में उत्तर प्रदेश सरकार ने उनको सम्मानित किया। छड़ी लेके, हमारे तो गुरु तुल्य लोग हैं वो, छड़ी लेके मंच पे बड़ी मुश्किल से खड़े हुए और बड़ा अच्छा लगा कि लोगों ने रिकॉग्नाइज तो किया कम से कम इतनी देर बाद। नहीं ममगाई जी, मैं पहले भी कह रहा था इस बात को कि आपसे बातचीत करने के लिए तो बहुत लंबा समय चाहिए, लेकिन कार्यक्रम की कुछ सीमाएं हैं। और संक्षिप्त में ये जानना चाहूँगा कि आपने जो रामलीलाओं का मंचन किया उस दौर में, उससे जो कलाकार निकले या कलाकारों के लिए जो रंगमंच में आना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कलाकारों को मैं ये बताना चाहूँगा कि शॉर्टकट कभी भी ना करिए। ये ऐसी विधा है कि एक जन्म में मैं तो सोचता हूँ कि इसमें आदमी पारंगत नहीं हो सकता है, फिर भी जितना कर सकता है वो करे और लगन से करे। जब आप किसी नाटक को करते हैं, वो जो करैक्टर उसमें कर रहे हैं उसमें रच बस जाइए। खाना पीना, सोना, जगना, उठना बैठना, बस उसमें जब तक वो प्रोजेक्ट आपका पूरा ना हो जाए तब तक आपको कुछ दूसरा सोचना नहीं है, पहली बात। और रही कमाई धंधे की बात, तो देखिए हर चीज़ संतुष्टि सिर्फ पैसे से नहीं होती है। अगर आपको संतुष्टि आपकी कला देती है तो उससे बड़ा धन आपके पास, उससे बड़ा धन आपको संतुष्टि नहीं दे सकता है। और फिर उसके बाद जब आप पारंगत हो जाएंगे तब फील्ड है आपके पास दुनिया भर के। लेकिन यहाँ तो आपने एक नाटक किया, उसमें एक कैरेक्टर किया और आप सोचते हैं कि अब हम जो है बम्बई हमारी इंतजारी कर रहा है, हम जाएं। अरे पता नहीं, वहाँ बंगाली हैं, गुजराती हैं, मराठी हैं, बहुत तपस्वी लोग हैं जिन्होंने बहुत तपस्या की है। तो आप शॉर्टकट ना करें, आप अपनी लगन के साथ करें। रामलीला तो प्रथम चरण है। रामलीला मुझे भी बाध्य होकर के रामलीला करनी पड़ी। जब मेरे शिष्यों ने कहा कि नहीं रामलीला, उसमें मैंने नाटकीय पुट डाले, बाकी तो वही कर रहे थे जो कुछ कर रहे थे, जो गाया जाता है, जो बनाने के लिए जिस तरीके। लेकिन उसको ब्यूटीफुल कैसे करूं मैं, उसको आकर्षक कैसे करूं मैं, उसमें नाटक के जो नुक्ते होते हैं, नाटक के जो कण होते हैं वो डाले मैंने और लोगों को अच्छा लगा। ममगाई जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इस सांस्कृतिक विरासत को हमारे दर्शकों के सामने रखा। आपका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और साथियों, नए विषय के साथ आपके साथ उपस्थित होंगे। तब तक आज्ञा दीजिए। नमस्कार।